सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बताऊंगी। और आज जो टॉपिक आज जिस चैप्टर के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, इस चैप्टर का नेम है इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। यानी हमारे लोकल एरिया का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बताऊंगी। एग्जाम्पल और डेफिनेशंस और सारी चीज़ बताऊंगी। ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया भी है आपको कि विज्ञान शिक्षण क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन इस विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो भी चीज़ आती है उसमें सबसे पहले इकोसिस्टम ही बताया जाता है। दरअसल इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र इसलिए बताया जाता है क्योंकि मनुष्यों का हस्तक्षेप हर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो है हमारी प्राकृतिक संपदाओं पे। प्रकृति का बहुत नुकसान किया है, उसकी वजह से हमारा जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है ना, बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से मनुष्यों में अब बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो गई हैं। यानी कि सबसे पहले बाढ़ का आना, सूखा पड़ जाना, या फिर जनसंख्या की इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ जाना, तो जो क्षेत्र हैं वो कम पड़ गए हैं, तो बहुत तरह के जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत तरह के ऐसे पेड़ पौधों की वैरायटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। अनाज का पूर्ण रूप से उत्पादन ना हो पाना, इतनी बड़ी जनसंख्या को अनाज प्रोवाइड करा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ जाने से बहुत ऐसा हो गया है कि बहुत से लोगों तक भोजन भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, फिर ये भी बताऊंगी कि पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने के क्या कारण हैं और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो शुरुआत करें सबसे पहले इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। अगर इसको मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब है कि स्थानीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र। और आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। हिंदी में मैं लिख ही देती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन। मानव, पशु, पक्षी और जीव जगत के सभी प्राणी अपने समुदाय में रहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में ध्यान रखना कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें इस पर्यावरण में रहती हैं, और ये लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर ही हमारे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। याद रखना लिविंग और नॉन लिविंग, हालांकि मैं आपको आगे पूरा विस्तार से बताऊंगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। लिविंग चीज़ें वो होती हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स यानी अजीवित जिसके बारे में बोल रही हूँ, उसमें आ जाएगा आपका पर्यावरण, सॉरी, उसमें आपका आ जाएगा सूर्य की किरणें आ जाएंगी, मौसम आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। और हमारे पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों एक दूसरे के साथ में रहती हैं। मतलब कि यानी कि अगर ये सूरज की रोशनी जो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है ये नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपने भोजन नहीं बना पाएंगे, और पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाए तो जो समस्त जीव जंतु इन पेड़ पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन उन सबका खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए हमारे पर्यावरण का जो बैलेंस है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पे मैं लिविंग थिंग्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मानव, पशु, पक्षी और जीव जगत के सभी प्राणी अपने समुदाय में रहते हैं, ठीक है। समुदाय में विभिन्न प्रकार की जातियाँ, बोलियां, खान पान, साथ ही साथ रुचि, विचार वाले जीव निवास करते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। समुदाय के प्राणियों और पर्यावरण के मध्य क्रियाकलाप होते रहते हैं। इस अंतः क्रिया को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अगर आप इसको एक डेफिनेशन के तौर पे ना समझे, इसको अगर वैसे ही समझना चाहें
तो आप खुद देखें, आपके घर के आसपास बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, यानी कि आप सभी रहते हैं, साथ ही साथ बहुत तरह के पेड़ पौधे भी होंगे, साथ ही साथ बहुत तरह के जानवर भी आपके आसपास होंगे। गाय है, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और बहुत सारी चिड़िया, मोर, ये सभी आपके आसपास रह रहे होंगे। बहुत तरह के पेड़ पौधे की वैरायटीज़ भी आपके आसपास ही होगी। साथ ही साथ ये सभी जीव जगत अपने समुदाय में रहते हैं, यानी कि एक ऐसा समुदाय, ये मान लीजिए ये एक समुदाय हो गया, यहाँ पे मनुष्य भी रह रहे हैं, यहाँ पे जीव जंतु भी रह रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं सभी तरह के, और ये सभी समुदाय में विभिन्न प्रकार की जातियाँ, और हर समुदाय में बहुत सारी ये जो जितनी भी हैं ये सभी एक जातियाँ ही हो गई, और इनके अलग अलग तरह के बोली, विचार, खान पीने का ढंग, और जीव, बहुत सारे जीव निवास करते हैं। सभी जीवधारी जंतु एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करते हैं, यानी कि जानवर जो घास खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो उससे मिलने वाला हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, या बहुत तरह की इस तरह से चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं, और यही प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करना और समुदाय के प्राणियों का पर्यावरण के मध्य क्रियाकलाप होते रहते हैं। इस अंतः क्रिया को ही हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये तो समझ में आया कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब इसके आगे ये मैं बताती हूँ कि इकोसिस्टम क्यों इतना ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी, या पारिस्थितिक तंत्र में इतनी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब से भौतिकवादी मानव ने अपने स्वार्थ साधन के लिए प्रकृति का अंधाधुंध अनवरत दोहन शुरू कर दिया। तभी से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई, इससे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। आप खुद जानते होंगे कि मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए एक से एक चीज़ों का इस्तेमाल करता है, हर चीज़ों का, फिर चाहे लकड़ी को काटना हुआ या जंगल को पूरा साफ करके वहाँ शहरीकरण कर दिया। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, पहले इतने गांव होते थे, पर्यावरण एकदम साफ होता था। अब आज के समय में सभी गांव के लोग सुख साधन सुविधाओं के लिए शहर की तरफ लौट रहे हैं। साथ ही साथ गाड़ियों का जो धुआं निकल रहा है, घर से निकलने वाला जो कचरा, कूड़ा करकट और जो गंदगी होती वो, और दूसरी साथ के साथ बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को इसलिए काटा गया कि जनसंख्या जब बढ़ती गई तो रहने के लिए आबादी के जो क्षेत्र थे वो कम पड़ गए, तो उसको उपजाने के लिए उसको जो जंगल थे उसको साफ करके रहने योग्य भूमि तैयार की गई। तो इन सब का ये जो प्राकृतिक में पाई जाने वाली चीज़ें थी, इनका इतनी बुरी तरह से विनाश किया गया कि आज मनुष्य की जाति पर ही संकट आने लगा। मनुष्य की जाति पे संकट इसलिए आया क्योंकि बहुत से तरह के पेड़ पौधे खत्म हो गए, उनकी प्रजातियां खत्म हो गई, बहुत तरह के जीव जंतु थे जो उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका, संकटग्रस्त हो गए, या बहुत सारे इनका जीव जातियां ही नष्ट हो गई। तो ये सारे इफेक्ट, सीधा संबंध हमारा इकोसिस्टम में पड़ा, पारिस्थितिक तंत्र पे पड़ा, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया, उसमें असंतुलन आ गया, तो मनुष्य की जातियों में भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अगर रिसेंटली मैं बात करूँ, आप सबको पता होगा कि कोविड-19 जिसका है, तो इसका सडनली क्या हुआ है कि ये ऐसी एक महामारी फैली, लोगों को ज़्यादातर बोला गया था सोशल डिस्टेंस बनाए, यानी कि थोड़ी दूरियां बनाएंगे तो ये जो वायरस है नहीं फैलेगा। लोगों ने फिर भी उन चीज़ों का क्या किया, नहीं माना, और इतनी तेज़ी से इंडिया में फैलने लगा। अभी ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा क्योंकि ये बीमारी सीधे हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रही है, वही पूरा ब्लॉक कर दे रही है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही। लेकिन अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्राकृतिक में जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं विनाश किया गया होता, या जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक से ही इस्तेमाल की जा रही होती, तो आज शायद ये इतनी महामारी नहीं फैलती, इतना विनाश नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल सही तरह से करते हैं तो मनुष्य की जाति ना सिर्फ बल्कि प्रकृति भी उतनी ही तरह से उन्नत होगी। लेकिन अगर उसका बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें हमें नुकसान ही पहुँचाएंगी।
शाब्दिक तौर पे इकोलॉजी का अर्थ जीवों का उनके वास स्थान का अध्ययन करना है। सरल भाषा में इसे प्राकृतिक भी कहा जा सकता है। अगर हम हमारे आसपास की चीज़ों की हम बात करें तो जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें कि क्योंकि इसमें मैंने बोला है ना कि ये लोकल एरिया का है, तो लोकल एरिया में आपने आपने तालाब देखे होंगे, जंगल देखे होंगे, गांव देखे होंगे, शहर देखे होंगे और समुद्र भी देखा होगा। ये सभी हमारे इकोसिस्टम के उदाहरण, यानी तालाब में बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटी छोटी तरह के पेड़ पौधे, मछली, इसी तरह के जीव जंतु होते हैं। और अगर गांव की बात करें तो गांव के हिसाब से उसका इकोसिस्टम, शहर के हिसाब से उसका अलग इकोसिस्टम, समुद्र के जीव जंतु का एक अलग इकोसिस्टम, तो हर जगह का एक इकोसिस्टम, ये लोकल एरिया की ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना आज मैंने आपको समझाया कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये बताया पारिस्थितिक तंत्र के बारे में और मनुष्यों के किस तरह से हस्तक्षेप से हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आई होप जितना भी आज समझ में आया आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में, इसके आगे के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।